बच्चों अभी हम कर रहे हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, आपके हिस्ट्री का चैप्टर 3। हम हैं लेक्चर 141 पे। हम लास्ट में पहुंचे थे कि भाई हिटलर की एंट्री कैसे हुई, मतलब हिटलर की एंट्री किन सर्कमस्टेंसेस में सोची गई कि भाई हिटलर की एंट्री हो। तो आपने देखा कि जर्मनी ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में चल रहा था, ठीक है। हिट हुआ था जर्मनी को ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, जो कि अमेरिका को हिट हुआ था और अल्टीमेटली उसके इफ़ेक्ट्स आपको जर्मनी में भी देखने मिले। सो जर्मन कॉमन पीपल एकदम हैरान थे। वो अपने जो वो चाह रहे थे कि कोई हमें इससे निकाले, और उस टाइम हिटलर उनके लिए एक मसीहा बन के आया। सो अब हिटलर ने ही, आप कह सकते हो हिटलर का रोल रहा जर्मनी में डेमोक्रेसी ख़त्म करके डिक्टेटरशिप लाने में। सो हिटलर, पहले तो हिटलर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सो समथिंग अबाउट हिटलर। In 1889, Hitler was born in Austria in a poor family. हिटलर ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था एक गरीब परिवार में 1889 में। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, आपने पढ़ा भी था, जिसके इफ़ेक्ट्स जर्मनी को बहुत झेलने पड़े। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान उसने आर्मी ज्वाइन की थी, और आर्मी ज्वाइन करके उसने बहुत सारे मेडल्स भी जीते थे। मतलब हिटलर ऑलरेडी एक बहुत अच्छा सोल्जर था। उसने आर्मी ज्वाइन की थी और बहुत मेडल्स भी जीते थे। 1919 में हिटलर जॉइंड अ पॉलिटिकल ग्रुप कॉल्ड जर्मन वर्कर्स पार्टी। 1919 में हिटलर ने कौन सा पॉलिटिकल ग्रुप ज्वाइन किया? जर्मन वर्कर्स पार्टी। कुछ समय बाद वो लीडर बन गया उसी ग्रुप का। जो पार्टी उसने ज्वाइन की वो उसी ग्रुप का लीडर बन गया, और उसने उस पार्टी को नाम दिया नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। देखो 1919 में एक पार्टी ज्वाइन करता है हिटलर, एक पॉलिटिकल ग्रुप ज्वाइन किया, और उस ग्रुप का नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। कुछ समय बाद, क्योंकि वो शुरू से ही एकदम एक विनर तो था ही, आपने देखा आर्मी में भी उसने कितने मेडल्स जीते, तो उसने अपनी जो कहते हैं अपनी इफ़िशियंसी से उसने जो पार्टी ज्वाइन की थी, कुछ समय बाद वो उसी का ही लीडर बन गया, और उसने उस पार्टी को नाम दिया, हिटलर ने उस पार्टी का, जिसका नाम जर्मन वर्कर्स पार्टी था, उसका नाम बदल के रख दिया नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। इस पार्टी को नाजी पार्टी करके भी ये पार्टी फेमस थी। द पार्टी बिकेम फेमस एज नाजी पार्टी। नाजी पार्टी अब देखो, मतलब इस तरह से नाजी पार्टी बनी, ठीक है। ये जो चैप्टर का हेडिंग है, टाइटल है, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। सो हिटलर का राइज भी अभी आप देख रहे हो। और नाजी क्या था, नाजी वर्ड क्या है, तो एक्चुअली वो हिटलर की पार्टी ही थी, जिसका फुल फॉर्म था नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। अच्छा, अब किस तरह से जो नाजी पार्टी है वो जर्मन पॉलिटिक्स में राइज हुई, मतलब नाजी पार्टी का नाम जर्मन पॉलिटिक्स में कैसे बना। हाउ डिड नाजी पार्टी राइज इन जर्मन पॉलिटिक्स। सो 1928 में, मतलब अर्ली 1930s में, ठीक है। क्वेश्चन है कि नाजी पार्टी जर्मन पॉलिटिक्स में पावर में कैसे आई, मतलब लोगों की आंखों में कैसे चढ़ी, क्योंकि उससे पहले तो जर्मन रिपब्लिक, वीमर रिपब्लिक चल रहा था। सो वीमर रिपब्लिक तो ठीक है, लोग हैरान हो गए थे भाई, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से, फिर इन्फ्लेशन की वजह से बहुत तकलीफ़ें थी लोगों को, तो लोग ढूंढ रहे थे कोई हमें मुसीबत से निकाले। हिटलर दिखा उन्हें, पर हिटलर दिखा कैसे, मतलब लोगों की नज़रों में आया कैसे, लोगों को पता कैसे लगा कि भाई यही है, कि ये है जो हमारा लीडर बनेगा। सो पहले तो हिटलर ने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की, वो खुद लीडर बन गया, उसका नाम तक बदल दिया, और उसे नाजी पार्टी कहलाने लगे लोग। अब नाजी पार्टी जर्मन की पॉलिटिक्स में इतनी इम्पोर्टेंट कैसे हो गई, ठीक है। चैप्टर का नाम है नाजिज्म। सो ऐसा इतना इम्पोर्टेंस कैसे हो गया एक नाजी पार्टी का जर्मन पॉलिटिक्स में, क्योंकि आपने शुरुआत में पढ़ा था कोई हिटलर बहुत बड़ी फैमिली से नहीं था। ही वॉज फ्रॉम अ पुअर फैमिली,
और वो जर्मनी का भी नहीं था, वो तो ऑस्ट्रिया का था, ठीक है। जर्मनी ऑस्ट्रिया जो है सिस्टर कंसर्न्स जैसे चलते थे। सो मतलब एक दूसरे को हेल्प करते थे ये नेशंस। तो ऐसे कैसे वो जर्मन पॉलिटिक्स में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने लग गया। सो 1928 अर्ली 1930s में नाजी गॉट 2.6% वोट्स इन जर्मन पार्लियामेंट, दैट इज कुडंट गैदर मच सपोर्ट। पर शुरू से ही कोई नाजी पार्टी ऐसे नहीं हिटलर ने ज्वाइन की और उसका बोलबाला हो गया, लोगों के बीच में फेमस हो गई और भाई चलो हिटलर को बना दो। नहीं, हिटलर का भी अपना स्ट्रगल था, ठीक है। हिटलर ने जो पाया, जो अचीव किया, वो अचीव करने में उसने मेहनत की। कैसे? तो देखो, सबसे पहले 1928 में, मतलब आप कह सकते हो अर्ली 1930s में, जो हिटलर की नाजी पार्टी थी वो जर्मन की पार्लियामेंट में खड़ी हुई, ठीक है। मतलब जो डेमोक्रेसी में बाकायदा सिस्टम चलता था ना वोटिंग का, वो उसमें खड़ी हुई। तो उस टाइम नाजीज को खाली 2.6% वोट्स ही मिले। मतलब आप देख सकते हो 2.5% वोट्स ओनली, 2.6% वोट्स मिले सिर्फ। और मतलब ऑब्वियसली इतना कम वोट्स हैं, मतलब उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं था लोगों को। क्यों? क्योंकि अभी लोग इसके बारे में पूरी तरह से जानते नहीं थे। हिटलर एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से था, छोटे बैकग्राउंड से था, तो कोई ऐसे राजा महाराजा का या किसी का ऐसा बेटा तो था नहीं कि वो सब उसको पहचाने। तो अभी भी हिटलर को रिकॉग्निशन नहीं थी और वो सिर्फ 2.6% वोट्स के साथ ही वो हार गया इलेक्शन, ठीक है। जर्मन पार्लियामेंट में खड़ा हुआ था, मतलब सपोर्ट नहीं था। अब दूसरी तरफ ये जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जिसने जर्मनी को घेरा हुआ था चारों तरफ, लोगों में हाहाकार मचा हुआ था, तो लोगों की लाइफ और खराब बना रहा था, हेल बना रहा था। उसी टाइम नाजी पार्टी अपने प्रोपोगेंडास फैलाने लगी, मतलब मैसेजेस देने लगी लोगों को, रैलियां निकालने लगी, स्पीचेस देने लगी, और ऐसे ऐसे स्पीचेस देने लगी जिन्होंने लोगों को इन्फ्लुएंस किया, ठीक है। लोगों को कहते हैं ना फुसलाया, इन्फ्लुएंस किया उनके स्पीचेस ने। बट एट दैट टाइम नाजी पार्टीज प्रोपोगेंडा मैसेजेस इन्फ्लुएंस्ड पीपल। द पीपल सीन अ रे ऑफ गुड फ्यूचर इन देयर पार्टी। अब लोगों को एक नया सूरज दिखने लगा उनकी पार्टी में, एक ऐसे लगा कि भाई अब हमारा फ्यूचर बन जाएगा। और देखते ही देखते नाजिज्म बिकेम अ मास मूवमेंट। अब नाजिज्म क्या बन गया? एक मास मूवमेंट बन गया। मास मूवमेंट मतलब एक लोगों में नई एक लहर आ गई, मतलब नाजी एकदम। आपको यही लहर अगर आप थोड़ा रिकॉग्नाइज कर पाओ, 2019 इलेक्शंस में यही लहर मोदी की चली थी, ठीक है। नमो नमो नमो, ठीक है। मतलब हमारे देश में भी वो जो फेम मोदी जी को मिली हुई है, आप देख सकते हो, वैसी ही कुछ फेम उस टाइम हिटलर को मिल रही थी जर्मनी में, ठीक है। मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट कंपेयरिंग, पर क्योंकि ये आज का लाइव एग्जाम्पल है, जैसे उनको इतना रिकॉग्निशन मिला है, बच्चा बच्चा जानता है। तो उसी तरह से हिटलर का भी कुछ वही जुनून था। हिटलर भी एक पुअर फैमिली बैकग्राउंड से था। हिटलर ने भी खुद के लिए सारे रास्ते बनाए थे, आर्मी ज्वाइन की, सारा स्ट्रगल किया, और लास्ट में उसने जो पार्टी के प्रोपोगेंडास बनाए, मतलब लोगों को आकर्षित कैसे किया पार्टी की तरफ कि भाई मैं आपके लिए ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, हमारी पार्टी ऐसे कर देगी, वैसे कर देगी। सो ये सारे प्रोपोगेंडास की वजह से नाजिज्म एक मास मूवमेंट। नाजिज्म देखो, वर्ड नाजी एक पार्टी है। नाजिज्म क्या है? नाजिज्म मतलब जो नाजीज की आइडियोलॉजीज मतलब वो उनकी सोच, उसे हम नाजिज्म कहते हैं। सो ये जो नाजी की आइडियोलॉजी थी, अब वो लोगों में एकदम लहर बन के दौड़ी। मास मूवमेंट मतलब जैसे हम बोलते हैं ना घर घर मोदी, मतलब हर घर मोदी, वैसा ही कुछ हो गया था हिटलर के केस में उस टाइम, ठीक है, 1928 में, कि घर घर लोग उसको पूजने लगे थे हिटलर को। अब नाजिज्म सबके लिए एक मतलब पॉजिटिव आइडियोलॉजी बन गई थी सबके लिए। 1932 में जो नाजी थे,
1932 में नाजीज ने 37% वोट्स के साथ जर्मन पार्लियामेंट में जीत हासिल की। ठीक है, 1932 में। देखो 1928 में तो पार्टी हार गई थी, 1928 में पार्टी हार गई थी। ओनली कितने परसेंट वोट्स थे? 2.6% वोट्स से हार गई थी। पर पार्टी ने क्या किया? पार्टी ने अपना प्रचार करना नहीं छोड़ा। पार्टी ने खुद के लिए प्रचार करती रही और खुद के लिए इतना प्रोपेगेंडा मैसेजेस डेवलप करती रही, लोगों को बीच में फेमस होती रही। तो इस तरह से फाइनली 1932 में नाजीज को 37% वोट्स मिले जर्मन पार्लियामेंट में, उसकी पॉपुलैरिटी के कारण। तो इस तरह से वो लार्जेस्ट पार्टी बन गई। ठीक है, 1932 में नाजीज को 37% वोट्स मिले और वो बन गई सबसे बड़ी पार्टी। इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि 37% वोट्स मिले। तो इस तरह से नाजी पार्टी ने अपनी जगह बनाई जर्मन पॉलिटिक्स में। 1928 में एंट्री ली, जर्मन पार्लियामेंट में खड़ी हुई पर हार गई, इतनी ज़्यादा फेमस नहीं थी, पर प्रोपोगेंडा पे प्रोपोगेंडा करती रही भाई। लोगों के बीच में उनका जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का जो मुद्दा था वो घड़ी घड़ी उठाती रही, वीक पॉइंट मिल गई लोगों की। लोग तो वैसे भी परेशान थे, तो उनके स्पीचेस के कारण, उनके मैसेजेस के कारण, प्रोपोगेंडास के कारण लोगों को लगने लगा कि यही पार्टी है जो हमारा जो है फ्यूचर सेव करेगी। तो लोगों ने फिर जब 1932 में फिर से ये पार्टी खड़ी हुई तो उस टाइम लोगों ने इस पार्टी पे पूरा विश्वास दिखाया। 37% वोट्स देके इस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बना दिया जर्मनी की। ठीक है, सो इस तरह से नाजी की एंट्री हुई जर्मन पॉलिटिक्स में, नाजी पार्टी की। अच्छा, अब यहाँ देखो हिटलर के बारे में थोड़ा सा कि ठीक है, नाजी पार्टी की तो एंट्री हो गई। अब हिटलर कैसा था एज अ लीडर? हाउ वाज हिटलर? तो देखो, Hitler was a very powerful speaker with his speech. He used to create support for him among people. हिटलर एक जादूगर था बातों का। ठीक है, उसकी बातें ऐसी थी कि एकदम लोगों को हिला के रख दें। बहुत ही पावरफुल ओरेटर, पावरफुल स्पीकर था और उसके भाषणों से वो लोग उसको और सपोर्ट करने लगे। भाषणों में वो ऐसी ऐसी चीज़ें बोलता था कि एकदम लोग उससे आकर्षित होते थे, जबकि वो था भी नहीं इतना, मतलब उसके व्यक्तित्व से तो नहीं, क्योंकि वो शॉर्ट हाइटेड था, छोटी सी मूंछ रखता था, तो कोई बहुत ज़्यादा उसकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं थी। पर उसकी बातें इतनी तेज़ थी, इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि लोग एकदम उसकी बातों में आ जाते थे। जर्मनी जब बहुत वीक हो गया था, उसने जर्मन्स को प्रॉमिस किया कि मैं जर्मनी को एक पावरफुल नेशन बना दूंगा। उसने जर्मन्स को बोला कि भाई ये जो वर्सेल ट्रीटी हमसे साइन कराई गई, आपको पता है ना, एलिड नेशंस ने जर्मनी से वर्सेल ट्रीटी साइन कराई थी। ठीक है, जिसको पीस ट्रीटी भी कहा जाता है, जिसकी वजह से जर्मनी पौनी 75% खाली हो गई थी और इसी पीस ट्रीटी की वजह से जर्मनी के बहुत बुरे दिन आए थे। तो उसने वादा किया कि ये जो ऐसी मतलब अनजस्ट ट्रीटी हम जर्मन से साइन कराई गई थी, मैं उसका बदला लूँगा। मैं हिटलर, जो कि नाजी पार्टी का लीडर हूँ, मैं बदला लूँगा वर्सेल ट्रीटी का। किन से? एलिड नेशंस से। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमसे ये साइन करवाई। फिर उसने एक और प्रॉमिस किया, सबसे बड़ा प्रॉमिस, ही विल गिव एम्प्लॉयमेंट टू द अनएम्प्लॉयड, कि मैं रोजगार दूंगा। ठीक है, अब बस इस पे तो सारे यूथ फ्लैट हो जाते हैं, क्योंकि ये अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा ही ऐसा है। तब भी ये मुद्दा था, आज भी ये मुद्दा है, हर डिकेड में यही, मतलब एक अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी। ठीक है, जो यूथ है वो यूथ के लिए बहुत बड़ा मैटर है और यूथ किसी भी कंट्री में बहुत ज़्यादा होते हैं। सो उसने एक और प्रॉमिस किया कि मैं एम्प्लॉयमेंट दूंगा अनएम्प्लॉयड को।
उसने कहा मैं रिमूव कर दूंगा जो फॉरेन कंट्रीज का इन्फ्लुएंस है जर्मनी पे, मैं वो भी रिमूव कर दूंगा। जैसे आपने आगे पढ़ा था कि जर्मनी के कुछ भाग रशिया ने छीने थे, कुछ भाग किसी देश ने छीने थे। सो उसने ये वादा किया कि ये जो इन्फ्लुएंस है फॉरेन कंट्रीज का, ही विल रिमूव इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन कंट्रीज ऑन जर्मनी। ये जो फॉरेन कंट्रीज हैं जो जर्मनी पे इन्फ्लुएंस बनाए हुए हैं, मतलब अपना दबदबा बनाए हुए हैं, उन्होंने हमारे जो इतने सारे जो हमारे लैंड्स हैं, इतने हमारी रीजन्स हैं, उन्होंने कैप्चर की हैं, मैं उस एक एक चीज़ का बदला लूँगा। लोग हिटलर की तरफ एक सेवियर की तरफ देखने लगे। सेवियर मतलब वही है, वो कहते हैं ना मसीहा, मैंने पहले ये वर्ड यूज़ कर लिया था कि लोग हिटलर को एज ए सेवियर ऑफ जर्मनी देखने लगे। आपको पता होगा कि वो लोग एक नाजी सैल्यूट भी करते थे, ठीक है। नाजी सैल्यूट, वो कुछ हाथ अपना राइट हैंड अपने हार्ट पे रख के, ठीक है, वो लोग सर झुकाते थे, ठीक है। इस तरह से वो नाजी सैल्यूट करते थे। मतलब उन्होंने एक, मतलब कहते हैं ना, एक प्रॉपर एक कल्चर बनाया था नाजिज्म का, नाजी सैल्यूट था। और उनके रेड बैनर पे स्वस्तिक का सिंबल हुआ करता था, ठीक है। स्वस्तिक हमारे हिंदूज का भी आपको पता है। सो वो सिंबल उनके रेड बैनर पे हुआ करता था, पार्टी बैनर पे। पावर में आने के बाद हिटलर ने डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश कर दी जर्मनी में। उसने डेमोक्रेसी को एकदम उखाड़ फेंका। और अब देखो जर्मनी में तीसरा रूल आया। सबसे पहले जब चैप्टर चालू हुआ था, क्या चल रहा था जर्मनी में? मोनार्की चल रही थी। उसके बाद डेमोक्रेसी आई। अब आप देख रहे हो जर्मनी में क्या आया? सो जर्मनी में आया डिक्टेटरशिप। तो बेसिकली जर्मनी की कहानी एक किसी हिंदी फिल्म, मसाले वाली हिंदी फिल्म से कम नहीं है, बिकॉज यहाँ आपको सब कुछ देखने मिल रहा है, ठीक है। आप एक ही चैप्टर में अब डिक्टेटरशिप भी पढ़ रहे हो और उसमें अभी एक हीरो की एंट्री हुई है हिटलर नाम की, ठीक है। अभी तक लोग उसे क्या मान रहे हैं? वो हमारा हीरो है, वो मसीहा है, जो जर्मनी की इतनी बुरी इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है, वो उस इकोनॉमिक कंडीशन से जर्मनी को निकाल देगा। सो इस तरह से मतलब जो हिटलर एक पावरफुल स्पीकर था, उसके प्रॉमिसेस, उसने प्रॉमिस किया था यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने का। उसने प्रॉमिस किया कि मैं दूसरी कंट्रीज का इन्फ्लुएंस हटा दूंगा। बहुत सारी चीज़ें प्रॉमिस की। और इतने प्रॉमिसेस के बाद लोग तो पहले से ही परेशान थे इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से। लोगों ने बिल्कुल उस पर विश्वास किया और वो एक पावर उसका और बढ़ गया और वो एक उसने डिक्टेटरशिप लगा ही दी जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड हिटलर डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी इन जर्मनी? अब देखो उसकी एंट्री हो गई, लोगों को अपने बातों में वो ला रहा था। पर देखो डेमोक्रेसी कोई कुछ ऐसा है नहीं कि आप फाड़ के फेंक दो, एक पेज पे कुछ लिखा हुआ ऐसा। डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। डेमोक्रेसी लाना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसको ख़त्म करना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो हिटलर कैसे सक्सेसफुल हुआ कि जर्मनी जो कि डेमोक्रेसी था, उसको डेमोक्रेसी हटाने में कैसे सक्सेसफुल हुआ हिटलर? सो 30 जनवरी 1933 में प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग ने हिटलर को ऑफर की चांसलर की पोजीशन, जर्मनी का चांसलर बनाया। किसने? प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग थे, जो कि ऑब्वियसली जर्मन असेंबली के थे, और जो मतलब वीमर रिपब्लिक के। उन्होंने हिटलर को ऑफर की 30 जनवरी 1933 को कि आप चांसलर बन जाओ जर्मनी की बागडोर आप अपने हाथ में ले लो। तो जैसे ही हिटलर को चांसलर के पावर्स मिले, हिटलर ने सोचा कि क्यों ना मैं डेमोक्रेसी को डिसमेंटल कर दूं, एकदम खत्म कर दूं। फरवरी 1933 में जर्मन पार्लियामेंट जल गया। अब ये जो हिटलर ने सोचा कि मैं डेमोक्रेसी को खत्म करूं, उस चीज को उसको सपोर्ट कैसे मिल गया पता नहीं, कोइंसिडेंटली या शायद एक्सीडेंटली या जबरदस्ती जर्मन पार्लियामेंट में आग लग गई। कब? फरवरी 1933। अब वो हिटलर ने किया या खुद से हुआ वो पता नहीं।
फरवरी 1933 में जर्मन पार्लियामेंट में आग लग गई। ठीक है, सो अब उस आग लगने से क्या हुआ? आग लगने से 28 फरवरी 1933 को फायर डिक्री एक साइन की गई। फायर डिक्री का मतलब क्या होता है? एक रूल। ठीक है, सो एक रूल पास किया गया, फायर डिक्री नाम दिया गया उस रूल को। उसमें था कि हम सारे सिविक राइट्स, मतलब जितने भी लोगों के अधिकार हैं वो हम रद्द करते हैं। कौन कौन से अधिकार? वो अधिकार जो कोई डेमोक्रेसी देती है किसी भी कंट्री को। ठीक है, 28 फरवरी 1933 को फायर डिक्री साइन की गई। ठीक है, और ये कब हुआ? आग लगने के बाद। ठीक है, मतलब जैसे ही जर्मन पार्लियामेंट में आग लगी, हिटलर को मौका मिल गया, जर्मन पार्लियामेंट कमजोर बन गई, तो उसने क्या किया? एक फायर डिक्री, क्योंकि वो चांसलर था, अब वो जर्मनी का चांसलर था, तो उसने क्या किया? उसने एक फायर डिक्री पास की। फायर डिक्री मतलब एक रूल था जिसको उसने फायर डिक्री नाम दिया था। उसने सारे सिविक राइट्स सस्पेंड कर दिए, जितने भी सिविक राइट्स थे सारे सस्पेंड कर दिए, जैसे कि फ्रीडम टू स्पीच, प्रेस, असेंबली। तो ये सारे इसने जो भी सिविक राइट्स थे, जो भी राइट्स थे, उसने सब सस्पेंड कर दिए। फ्रीडम टू स्पीच मतलब बोलने की आज़ादी। प्रेस, भाई आप कुछ लिख नहीं सकते हो, हिटलर के खिलाफ कुछ दिखा नहीं सकते हो। अगर हिटलर कुछ कर रहा है आप उसकी परमिशन के बिना नहीं कर सकते हो। न्यूज़पेपर छपना है तो पहले हिटलर के ऑफिस में जाएगा देखने। सो आप कुछ भी कर रहे हो, प्रेस की आज़ादी नहीं थी। असेंबली विच वेमर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड, और वो असेंबली भी सस्पेंड कर दी गई। उस असेंबली को भी बंद कर दिया गया जो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ने लागू की थी। असेंबली मतलब वो लोगों का ग्रुप जो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बना था, लीडर्स का ग्रुप। सो वो भी खत्म कर दिया गया। ठीक है, सो फायर डिक्री से मतलब इसने प्लानिंग फुली किया। उसने देखा कि जर्मन पार्लियामेंट में आग लग गई है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स जल गए थे, कुछ भी सारे कागज वगैरह जल गए थे, उसने फायदा उठाया। 28 फरवरी 1933 को उसने फायर डिक्री जो है उसने पास की पार्लियामेंट में, और उसने सारे सिविक राइट्स जैसे कि फ्रीडम टू स्पीच, प्रेस, असेंबली, वो सब उसने क्या करा? उसने सबको एकदम सस्पेंड कर दिया, उसने सबको बंद कर दिया जो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया था। ठीक है, 3 मार्च 1933 में उसने एक और काम किया। 28 फरवरी 1933 को उसने सब कुछ सस्पेंड कर दिया, और 3 मार्च 1933 में उसने इनेबलिंग एक्ट पास किया। कौन सा एक्ट पास किया? इनेबलिंग एक्ट। 3 मार्च 1933 में इनेबलिंग एक्ट था वो एक्ट जिसमें उसने डिक्टेटरशिप लागू कर दी, और इस एक्ट ने सारे पावर्स दिए हिटलर को। ठीक है, 3 मार्च 1933 को उसने इनेबलिंग एक्ट पास किया जिसने डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश की, और इस डिक्टेटरशिप से जो पावर्स थे वो हिटलर के पास आ गए सारे के सारे। ठीक है, मतलब कौन सा एक्ट था? इनेबलिंग एक्ट। इनेबलिंग एक्ट मतलब डिक्टेटरशिप लागू करता एक्ट। डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही। इसका मतलब हुआ कि कोई राजा नहीं होगा, कोई मंत्री नहीं होगा, सिर्फ एक डिक्टेटर होगा। डिक्टेटर मतलब डिक्टेट करना, अपने हिसाब से सबको चलाने वाला। सो उसने ओपनली जर्मनी में डिक्टेटरशिप लागू कर दी। कौन से लॉ से, कौन सा नियम था उस डिक्टेटरशिप लाने वाला? इनेबलिंग एक्ट। ठीक है, 3 मार्च 1933 को। वो ऑलरेडी चांसलर था जर्मनी का, पर उससे उसका पेट नहीं भरा, उसने इनेबलिंग एक्ट पास करके खुद को डिक्टेटर घोषित कर दिया। और ये डिक्टेटरशिप घोषित करते ही, अनाउंस करते ही उसने क्या क्या किया?
उसने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया, ठीक है, कि नाजी पार्टी के अलावा और कोई भी पार्टी नहीं होनी चाहिए जर्मनी में। जर्मनी में सिर्फ एक ही पार्टी होगी और वो होगी नाजी पार्टी। इसके अलावा और कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो सकती। उसने सारे ट्रेड यूनियंस पे बैन लगा दिया। ट्रेड यूनियंस वो यूनियंस होती हैं फैक्ट्रीज वगैरह के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए जो मजदूर वगैरह हैं वो एक ग्रुप बनाते हैं ताकि उनको न्याय मिले, और हर जगह ट्रेड यूनियंस होती हैं, कॉमन चीज़ें। पर उसने ट्रेड यूनियंस भी बंद करा दी कि नाजी पार्टी के मेंबर्स के अलावा और कोई ट्रेड यूनियन बना ही नहीं सकता, तो उसने वो ग्रुप भी तोड़वा दिया। फिर क्या हुआ, स्टेट कंट्रोल करने लग गई। स्टेट मतलब जर्मनी। स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। हिटलर मतलब हिटलर, जर्मनी जो, अब स्टेट का मतलब हिटलर का कंट्रोल, ठीक है, हिटलर की नाजी पार्टी कंट्रोल करने लगी इकोनॉमी, ठीक है, जर्मनी की इकोनॉमी कंट्रोल करने लग गई। मीडिया को कंट्रोल करने लगे, आप कुछ गलत नहीं छाप सकते हो, सब अच्छा ही छापना है, हिटलर को भगवान की तरह दिखाना है। आर्मी को कंट्रोल करने लगी, आर्मी को जैसे बोले जहां बोले लड़ने जाना है, किसी देश पे बोले हमला करना है, किसी नेबरिंग कंट्री पे जाके बम फोड़ना है, कुछ भी उसको आर्मी को सब आंखें बंद करके मानना था। जुडिशरी पे भी कंट्रोल करा गया। जुडिशरी क्योंकि उसने बोल ही दिया कि मैं डिक्टेटरशिप लागू कर रहा हूँ, तो डिक्टेटरशिप में जब, तो जुडिशरी की तो वैल्यू ही क्या रही। आप डिक्टेटरशिप में तो जुडिशरी की कोई वैल्यू नहीं है, आप देखो तो, ठीक है। सो इस तरह से मतलब हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने फुल कंट्रोल कर लिया जर्मनी की इकोनॉमी को, मीडिया को, आर्मी को, जुडिशरी को। अब आप देखो ये सारी चीजें किसी भी देश के पाए होते हैं, किसी भी देश का कहते हैं ना पाया होता है, उसने ये सारी चीजों को कंट्रोल करना चालू कर दिया। हिटलर ने अपॉइंट किया हजालमार शेशेट को। हजालमार शेशेट कौन था, वो एक इकोनॉमिस्ट था, ताकि वो जर्मनी के फिनेंसिस पे ध्यान दे सके। जर्मनी की जो आर्थिक हालत है, उसने एक इकोनॉमिस्ट अपॉइंट किया जिसका नाम था हजालमार शेशेट। और हजालमार शेशेट इतना ज्यादा टैलेंटेड था, जो जर्मनी की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए उसने पॉलिसी लाई। तो हजालमार शेशेट ने कौन सी पॉलिसी लाई, द पॉलिसी ऑफ फुल प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट। मतलब जर्मनी ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करे, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करे, तो आप देखोगे जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग उतनी ज्यादा फैक्ट्रीज, जितनी ज्यादा फैक्ट्रीज उतने ज्यादा वर्कर्स की जरूरत, जितने ज्यादा वर्कर्स लगेंगे उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। सो जो हजालमार शेशेट जो था उसका इकोनॉमिस्ट, उसने एक बहुत अच्छी पॉलिसी दी, मतलब अच्छे काम भी किए हिटलर ने। सो ये एक अच्छा काम था कि उसने फुल प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी अपनाई जर्मनी में। हिटलर ने बहुत सारे चेंजेस किए अपनी फॉरेन पॉलिसीज में, जो कि उसके हित में ही थे, ठीक है। अब फॉरेन पॉलिसीज में भी चेंज किया हिटलर ने कि भाई जो जर्मनी था, अब जर्मनी भाई यहाँ नहीं जाएगा, जर्मनी इसमें भाग नहीं लेगा। आपको पता है एक नेशन को अलग अलग जगह जाके अलग अलग सेमिनार्स में भाग लेना पड़ता है, अलग अलग जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वहाँ जाके हाजिरी लगानी पड़ती है। अब हिटलर ने इन फॉरेन पॉलिसीज में, फॉरेन पॉलिसीज मतलब जर्मनी का रवैया उसके बाकी नेशंस के साथ वैसा कुछ, तो उसने अपनी फॉरेन पॉलिसीज में भी बहुत बदलाव लाए, और ये बदलावों ने भी उसी को फेवर किया, उसी के ही हित में थे। कैसे, 1936 में हिटलर रीऑक्यूपाइड राइनलैंड, ठीक है, जो राइनलैंड जर्मनी से छीन लिया गया था, 1936 में हिटलर ने उसे वापस ले लिया। 1938 में हिटलर कोऑर्डिनेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी। 1938 में
हिटलर ने ऑस्ट्रिया और जर्मनी को साथ कर दिया। ऑस्ट्रिया जर्मनी हमेशा एक दूसरे की हेल्प में रहते ही थे, पर उसने क्या कर दिया, दोनों को साथ कर दिया। और उसने एक स्लोगन दिया, उन दोनों कंट्रीज के लोगों को एक स्लोगन दिया। कौन सा स्लोगन दिया? सो 1 पीपल 1 एम्पायर एंड 1 लीडर। उसने कुछ ऐसा स्लोगन दिया ऑस्ट्रिया और जर्मनी को कि 1 पीपल मतलब आप सब एक हैं, 1 एम्पायर आप लोग एक ही एम्पायर के हैं, और 1 लीडर आप लोगों का एक ही लीडर है, हिटलर। ठीक है। सो हिटलर ने 1938 में ऑस्ट्रिया जर्मनी को मिला लिया। ऑलरेडी ऑस्ट्रिया और जर्मनी एक दूसरे को फेवर करते ही थे, सो उसने दोनों को मिला दिया और राइनलैंड को वापस ले लिया 36 में। हिटलर ने एक सडनटन लैंड करके जगह थी, सडनटन लैंड, ठीक है, जगह का नाम क्या है, सडनटन लैंड। उसने इस जगह को भी ऑक्यूपाई किया। क्यों? क्योंकि सडनटन लैंड में बहुत ज़्यादा लोग जर्मनी बोलने वाले थे, तो वो चाहता था ज़्यादा से ज़्यादा जर्मन्स को मैं इकट्ठा करूं। ठीक है। जैसे अगर एक हमारा भारत राष्ट्र है, ठीक है, सो भारत राष्ट्र में जो हमारे हिंदूज हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। सो कोई नेता ऐसी सोच वाला आ जाए कि सारे हिंदूज इकट्ठे कर लेने हैं, ठीक है। सो वैसी ही कुछ सोच हिटलर की थी कि जितने भी जर्मन्स हैं उन्हें जर्मनी में इकट्ठा करना है। सो उसने यही सोच रखते हुए उसने सडनटन लैंड करके जगह थी जो कि जर्मन स्पीकिंग लोगों की जगह थी, उसने उसे भी ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है। मतलब हिटलर आप भले एक पॉजिटिव तरह भी देख सकते हो, वो देश को एक कर रहा था। नेगेटिव था कि वो ओवर पावर हो रहा था, मतलब लोगों पे कुछ ज़्यादा ही वो अपना दबदबा चला रहा था। ठीक है। सो नेक्स्ट, अब क्या हुआ देखो, अब ये हिटलर ने ये सब हासिल किया। ठीक है। मतलब हिटलर ने फॉरेन पॉलिसीज भी बदल दी, उसने फॉरेन पॉलिसीज बदली, उसने राइनलैंड वापस जीता, ऑस्ट्रिया जर्मनी को मिला दिया, सडनटन लैंड जीत लिया। ठीक है। और अब देखो अब क्या हुआ, अब देखो अब सब अच्छा चल रहा था। ठीक है। हिटलर सब जीत पे जीत करे जा रहा था, सब जीत रहा था, सब अच्छा चल रहा था, पर हिटलर की जो लालच है वो शांति नहीं हो रही थी। अब हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने ऑक्यूपाई किया पोलैंड। ठीक है। जर्मनी ने किसको ऑक्यूपाई कर लिया, पोलैंड को। अब पोलैंड जो है, पोलैंड को समर्थन था, मतलब पोलैंड को साथ था फ्रांस और इंग्लैंड का। फ्रांस और इंग्लैंड की कुछ ट्रीटीज चलती थी पोलैंड के साथ, मतलब कई देश होते हैं ना एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सो पोलैंड को फ्रांस और इंग्लैंड का थोड़ा बहुत सपोर्ट था। सो उसने जर्मनी ने मतलब हिटलर ने 1 सितंबर 1939 में हिटलर ने मतलब जर्मनी ने ऑक्यूपाई किया पोलैंड, पोलैंड जीत लिया। वो अब सब ऑक्यूपाई कर रहा था। आपने पहले देखा कि उसने राइनलैंड वापस ले लिया, उसने सडनटन लैंड जीत लिया। अब उसको लगा बस अब मेरी है पूरी दुनिया, अब उसने पोलैंड जीता। ठीक है। सो पोलैंड भी जीत लिया, पर यहाँ इसको गलती हो गई। क्यों? क्योंकि पोलैंड को किसका सपोर्ट था, फ्रांस और इंग्लैंड का। सो जर्मनी की फाइटिंग, क्योंकि पोलैंड के सपोर्ट में फ्रांस इंग्लैंड थे, तो जर्मनी की फाइटिंग किसके साथ हो गई, फ्रांस और इंग्लैंड के साथ ही। और जर्मनी अकेला फ्रांस और इंग्लैंड से लड़ रहा था, और इसी को हम वर्ल्ड वॉर 2 बोलते हैं। मतलब यही वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत थी, जर्मनी फाइटिंग विथ फ्रांस एंड इंग्लैंड। ठीक है। एक तरफ जर्मनी था और दूसरी तरफ फ्रांस, इंग्लैंड और पोलैंड। पोलैंड तो ऑब्वियसली जीत चुका था ऑलरेडी। सो एक तरफ जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, दूसरी साइड। अब इससे वर्ल्ड वॉर 2 की स्टार्टिंग हो गई। सितंबर 1940 में हिटलर को लगा कि भाई फ्रांस और इंग्लैंड से लड़ना इतना आसान नहीं है, अकेला तो जर्मनी इनसे पहुंच नहीं पाएगा। तो इंटेलिजेंट हिटलर ने सितंबर 1940 को एक ट्राईपार्टाइट पैक्ट साइन की। ट्राई मतलब 3, पार्टाइट मतलब पार्टीज, पैक्ट मतलब डील। उसने 3 पार्टीज को ज्वाइन करती हुई एक डील साइन की। किसके साथ? इटली और जापान के साथ। मतलब जर्मनी, इटली और जापान एक हो गए। वर्ल्ड वॉर 2 में
जर्मनी, इटली और जापान फ्रांस और इंग्लैंड के खिलाफ खड़े हुए। ठीक है, जर्मनी ने जापान को भी अपने साथ ले लिया और इटली को भी साथ ले लिया और उनसे एक ट्राइपार्टाइट पैक्ट साइन कराई और खुद भी की। जून 1941 में हिटलर ने अटैक किया सोवियत यूनियन को। ठीक है, अब देखो हिटलर एकदम बौखला गया है। देखो ऑलरेडी वो वर्ल्ड वॉर 2 लड़ रहा है फ्रांस इंग्लैंड के साथ, और अब उसने क्या किया, जून 1941 को उसने अटैक कर दिया सोवियत यूनियन, रशिया को। ठीक है, रशिया को सोवियत यूनियन भी कहा जाता है। उसने रशिया पे अटैक कर दिया। अब रशिया कोई चुप बैठने वाली कंट्रीज में से थी नहीं, रशिया एक बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव नेशन था। तो मतलब अब देखो, अब जर्मनी पे मतलब रशिया तो चुप बैठेगी नहीं क्योंकि अटैक हुआ था उस पर, तो वो भी तो अटैक बैक करेगी ना, कोई तो नहीं अटैक सह के बैठ जाएगी। अब हुआ क्या, जर्मनी को वेस्टर्न साइड से, वेस्टर्न बॉर्डर से ब्रिटिशर्स अटैक कर रहे थे। ब्रिटिशर्स मतलब ये इंग्लैंड वाले, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। और ईस्टर्न बॉर्डर से सोवियत आर्मी वाले अटैक कर रहे थे। सोवियत आर्मी कौन, सोवियत आर्मी मतलब रशियंस। ठीक है, सो एक साइड से ब्रिटिशर्स का अटैक हो रहा था जर्मनी पे वेस्टर्न बॉर्डर से, और ईस्टर्न बॉर्डर से उस पे अटैक हो रहा था सोवियत आर्मी द्वारा। और फाइनली रशिया ने मतलब सोवियत यूनियन ने डिफीट किया हिटलर को स्टालिनग्राड नाम की बैटल में। ठीक है, एक बैटल हुई जिसका नाम था स्टालिनग्राड। उस बैटल में रशिया ने हिटलर को मतलब जर्मनी को डिफीट किया। ठीक है, अभी देखो वर्ल्ड वॉर 2 चालू है, फ्रांस और इंग्लैंड के खिलाफ चली रही है जर्मनी, पर उसके बीच में बेवकूफ़ी कर दी कि रशिया से भी जाके पंगा ले लिया। ठीक है, सोवियत यूनियन के साथ भी पंगा कर लिया, और रशिया तो चुप बैठने वाली थी नहीं, उसने स्टालिनग्राड बैटल की लड़ाई घोषित कर दी और सोवियत यूनियन मतलब रशिया ने हरा दिया हिटलर को। अब इन सब में जो सुपर पावर था यूएसए, वो चुप करके बैठा था, क्योंकि यूएसए अभी भी जो वर्ल्ड वॉर 1 में जो यूएसए को भुगतना पड़ा था, क्योंकि उस टाइम भी यूएसए को वर्ल्ड वॉर 1 में आना नहीं था, वो आ गया था और उसके नेशन को प्रॉब्लम हुई थी। उसकी इकोनॉमी मतलब आपने देखा कि उसका जो क्रैश हो गया था स्टॉक मार्केट पूरा, और किस तरह से उसकी इकोनॉमी को झटका लगा था। ठीक है, सो हिटलर इन सब बातों से जो यूएसए था इन बातों से उसने सीख ली थी कि भाई हमको युद्ध नहीं करना है। वर्ल्ड वॉर 1 में ऑलरेडी हमारे देश को नुकसान हुआ है, सो हमें अभी कोई युद्ध में जाना नहीं है। वर्ल्ड और मतलब अमेरिका इन सब से दूर था, सुपर पावर की शांति थी, सुपर पावर अभी एंटर नहीं होना चाह रहा था वॉर में। ठीक है, अब जापान था। अब जापान तो जापान क्या था, जापान को तो हिटलर ने अपने साथ कर लिया था, जापान को, इटली को। अब जापान ने क्या करा, जापान ने सोचा कि भाई मैं मेरा पावर बढ़ाऊं ईस्ट में। ठीक है, कि वर्ल्ड के ईस्ट में मैं मेरा पावर बढ़ाऊं, और इसी लालच के कारण जापान ने कैप्चर कर लिया इंडो चाइना। इंडो चाइना क्या है, इंडो चाइना वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, इन तीनों कंट्रीज को साथ में हम इंडो चाइना कहते हैं। ठीक है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। इंडो चाइना में जो इंडो वर्ड है उसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, तो आप मिस्टेक मत करना कि ये इंडिया में है, नहीं। इंडो चाइना, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, इन तीनों कंट्रीज को साथ में कहा गया है। सो जापान को अपना पावर ईस्ट में बढ़ाना था, इसीलिए उसने इंडो चाइना, इन तीनों देशों को कैप्चर कर लिया। और ये तीनों जो मतलब इंडो चाइना किसके हाथ में था, इंडो चाइना उस समय फ्रांस के हाथ में था। मतलब आप देख लो, जापान ने किससे पंगा ले लिया, फ्रांस के साथ। मतलब जापान की भी कुछ नीयत हिटलर जैसी ही चल रही थी उस टाइम। और जापान ने एक और चीज की, जापान ने क्या किया, जापान अटैक्ड यूएसएस नेवल बेस पर्ल हार्बर।
जापान ने जो यूएसए की नेवल आर्मी थी, नेवी थी, उस पे भी अटैक किया। पर्ल हार्बर करके एक जगह थी, वहां पे भी जापान ने अटैक कर दिया। सो यूएसए के साथ पंगा ले लिया जापान ने, ठीक है। यूएसए अभी तक एंट्री नहीं लेना चाह रहा था। यूएसए शांत था कि भाई मुझे वर्ल्ड वॉर 1 में अब एंटर नहीं होना है, भाई मेरी कंट्री ने बहुत सफ़र किया है, वर्ल्ड वॉर 2 में मैं एंट्री नहीं लूँगा, वर्ल्ड वॉर 1 में हमारी कंट्री को बहुत प्रॉब्लम हुई है। पर जापान ने उंगली कर दी, ठीक है। मतलब जापान ने जो है यूएसए को एकदम है, एक कहते हैं ना, उसको छेड़ दिया, ठीक है। सो जापान ने उन्हें कैसे छेड़ा? जापान ने उनके नेवल बेस को, यूएसए के नेवल बेस को, जिसको पर्ल हार्बर कहते हैं, वहाँ अटैक कर दिया। तो यूएसए भी कोई चुप बैठने वाला तो नहीं है, सुपर पावर है। सो यूएसए ने 8 दिसंबर 1941 को आखिर वर्ल्ड वॉर 2 में एंट्री ले ली। क्यों? क्योंकि उसके सहन नहीं हुआ कि भाई जापान उसका पर्ल हार्बर कैसे अटैक करके गया। सो जापान क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में था, तो यूएसए आप एक तरह से बोल सकते हो जापान की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर हो गया। अब यूएसए की एंट्री हुई, अब तो रिजल्ट आना ही था, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान यूएसए भी एंटर हो गया। अब कुछ, क्योंकि पहले आपने वर्ल्ड वॉर 1 में भी देखा था, यूएसए एंटर हुआ तो एक रिजल्ट आया था, क्योंकि यूएसए के पास ऑलरेडी मिलिट्री फोर्सेस और बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक्स है। तो अब यूएसए ने एंट्री ली। अब वर्ल्ड वॉर 2 का क्या रिजल्ट आया? सो फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड विद 2 रिजल्ट्स ऑन मई 1945। यूएसए ने एंट्री ली 8 दिसंबर 1941 वर्ल्ड वॉर में। वर्ल्ड वॉर 2 चालू कब हुआ था? वर्ल्ड वॉर 2 जो है 1941 में, मतलब तकरीबन 1939 ऐसे कुछ चालू हुआ था। और ख़त्म कब हुआ? 1945 में, मतलब तकरीबन 5-6 साल ये वर्ल्ड वॉर 2 चला। सो मई 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 फाइनली ख़त्म हुआ। कैसे ख़त्म हुआ? 2 चीज़ें हुई। पहली चीज़, हिटलर लूज इन द वॉर, ठीक है। उस वॉर में हिटलर, जर्मनी हार गया। दूसरी चीज़, सबसे एकदम कहते हैं महाभयानक चीज़ कौन सी हुई? यूएसए ड्रॉप्ड एटम बॉम्ब्स ऑन हिरोशिमा, ठीक है, जिसकी वजह से जापान की जो पूरी जनरेशन थी उसके जेनेटिक्स हिल गए थे। सो यूएसए ने क्या किए? ड्रॉप किए एटम बॉम्ब्स हिरोशिमा। सो ये 2 चीज़ों के साथ मई 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई, ठीक है। सो हम पढ़ रहे हैं हिटलर और नाजिज्म के बारे में। तो यहाँ आप देखो हिटलर हार गया। सो हिटलर हार गया मतलब नाजिज्म खत्म। यूएसए ने हिरोशिमा मतलब जापान पे भी बम गिरा दिया। सो जापान की हालत भी खराब। आपने, ये तो हिस्ट्री है, ठीक है, आज भी जापान के लोग कैसे पैदा होते हैं। सो ये एक यूएसए के कारण हुआ है, ठीक है। पर जापान ने भी गलती कर दी यूएसए के नेवल बेस को अटैक करके, ठीक है। सो अब क्या होगा, ठीक है। अब नाउ व्हाट, तो अब क्या होगा? अब देखो हिटलर तो हार गया, पर क्या हिटलर ने हार मानी? मतलब हार तो गया, पर फिर क्या उसने सरेंडर किया? या तो क्या पनिशमेंट मिली जर्मनी को? उसने जो जर्मनी ने ऐसे काम किए या नाजी पार्टी ने ऐसे काम किए, उनको कोई पनिशमेंट मिली? सो ये हम देखेंगे कल, ठीक है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 भी एंड हो गया। एक चीज़ तो आप बोल सकते हो कि वर्ल्ड वॉर 2 का जो रचयिता था, वर्ल्ड वॉर 2 किया किसने? जर्मनी, हिटलर ने किया। एक इतने शॉर्ट हाइटेड आदमी ने वर्ल्ड वॉर 2 कर दिया। कैसे वर्ल्ड वॉर 2 कर उसने कैसे चालू किया? उसने जर्मनी ने पोलैंड ऑक्यूपाई किया, जर्मनी के साथ फ्रांस इंग्लैंड की लड़ाई हुई, इससे वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ, ठीक है। सो कहाँ गलती की जर्मनी ने? पोलैंड को ऑक्यूपाई करके। पोलैंड को ऑक्यूपाई करा, फ्रांस इंग्लैंड जो खुद बड़ी कंट्रीज हैं वो उसके खिलाफ हो गए, वर्ल्ड वॉर 2 छेड़ दिया।
और फिर वो पीछे नहीं हटा भाई, पोलैंड को छोड़ देता या उनसे समझौता करता, नहीं। उसने क्या किया, उसने जाके ट्राइपार्टाइट पैक्ट साइन कर दी इटली और जापान के साथ। जर्मनी जाके उन दोनों के साथ मिल गया, चलो लड़ाई खेलते हैं, ठीक है। सो लड़ाई तो करी, पर फिर रशिया से भी झगड़ पड़ा बीच में। सो रशिया भी कम नहीं था, वो भी घुस गया। अब उसके बाद फिर यूएसए की एंट्री हो गई। यूएसए की एंट्री के साथ भाई जो फ्रांस और इंग्लैंड थे उनको पावर मिला, ठीक है। जापान का उसमें बुरा हाल हुआ, ठीक है। सो इतना जो कहते हैं ना, इतना सहन किया मानव जाति ने, मतलब एटम बम गिर गया, ठीक है। एटम बम आपको पता है आज भी उसके इफेक्ट्स कितने लाखों करोड़ों लोगों का क्या हाल हुआ। तो इतना ज़्यादा मानव जाति ने सहन किया वर्ल्ड वॉर 2 के कारण, और वो वर्ल्ड वॉर 2 हुई किसके कारण, हिटलर के कारण। सो हुआ क्या आखिर, हिटलर का क्या हुआ, वो तो हार गया, उसने हार मानी, कैसे हार मानी, और उसका फिर हुआ क्या, उसकी पार्टी का क्या हुआ, उसके लोगों को क्या हुआ। सो वो हम देखेंगे कल। फिलहाल आज हम यहीं एंड करते हैं। रीड ईच एंड एवरी पॉइंट वेरी वेरी प्रॉपरली, write each and every point in good handwriting in your notebook, and please WhatsApp me the entire thing. This is a very interesting chapter, just go through it in your NCERT notebook textbook. चलें, thank you.